हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 क्लास 8 साइंस का देखेंगे एंड चैप्टर का नेम है फ्रिक्शन। इस वीडियो में हम इसके नोट्स देखेंगे एंड प्लस फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। पहले फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअली। फ्रिक्शन बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। फ्रिक्शन कुछ नहीं होता, एक सरफेस, फ्रिक्शन का होने के लिए सरफेस और किसी भी ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ओके एंड ऐसा कहते हैं कि रफ सरफेस होना बहुत ज़रूरी है। वैसा क्यों कहते हैं? क्योंकि रफ सरफेस पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। अब जैसे दो सरफेस है, एक है आपकी टेबल एंड एक उसके ऊपर रखा हुआ है बॉल। तो टेबल जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ओके अगर बॉल इस तरफ मूव करिए, जैसे देखो टेबल थोड़ी टिल्टेड है तो बॉल जाहिर सी बात है इस तरफ मूव करेगी, तो टेबल इस दूसरी तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाएगी जस्ट इसको रोकने के लिए। इसी को कहते हैं हम फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी सरफेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा रहा है जस्ट उसको रोकने के लिए। एंड ये जो फ्रिक्शन होता है स्मूथ सरफेसेस पे बहुत कम होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहला टॉपिक है, देखते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। जहां आपने फोर्स लगा दिया है उसके अपोजिट में ही वो अपना काम करेगी। अब जैसे ये एक ब्लॉक है, आपने एक सरफेस के ऊपर रखा है, अगर मैंने इस ब्लॉक को इस तरफ धक्का दिया है तो फ्रिक्शन अपना काम इस डायरेक्शन में करेगी। वो इस डायरेक्शन में जो है, जैसे थोड़ा मैंने क्या किया, ज़मीन पे एक तेज से वुडन ब्लॉक तेज से स्लाइड किया, पुश किया उसको, थोड़ी देर बाद जाके वो स्लाइड जो बॉक्स है वो रुक जाएगा। वो क्यों रुका? क्योंकि फ्रिक्शन ने अपना फोर्स लगाया अब उसके अपोजिट डायरेक्शन। ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। फ्रिक्शन ऑपोजिट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड टेबल। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुक थी, इसने यहाँ से बुक को धक्का दिया, बुक थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे जाके रुक गई एंड सरफेस कैसा है? रफ। वरना अगर कोई स्मूथ सरफेस होता या कोई ग्लास होता तो क्या पता यहाँ पर जाके रुकती। तो इस डायरेक्शन में मोशन था एंड फ्रिक्शन का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा था, तभी जो है बुक रुक गई। सो अब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट। Static friction can be defined as the friction that acts when we try to move an object at rest or the object which is not moving. Rest और उस object which is not moving का मतलब एक ही है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। ओके, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक का मतलब? जैसे सबसे पहले अगर आप दिमाग में याद रखो रेस्ट, तो बाकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, ठीक है, जैसे वुडन ब्लॉक रेस्ट पे एंड आपने उसको अपने जो है फोर्स के साथ मूव किया तो उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ओके देन एंड याद रखना क्यों इतना मुश्किल होता है उस चीज़ को मूव करना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसका मास ज़्यादा है, पर साथ ही साथ जो है सरफेस उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी लगा रही है। अगर आप इस तरफ मोशन अपना फोर्स दे रहे हो तो उसके दूसरी तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके सेम जैसे यहाँ पर इस सोफ़ा है, ये गर्ल बहुत मुश्किल से उस सोफ़ा को मूव करने की कोशिश कर रही है जो कि रेस्ट में था, तो ये कौन से टाइप का फोर्स हुआ? सॉरी फ्रिक्शन हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, कप प्लेस्ड ऑन द टेबल, कप कोई टेबल पे है, सीनरी हैंगिंग ऑन अ वॉल, अ कार पार्क्ड ऑन अ हिल, ये सब चीज़ें रेस्ट पे हैं, कभी ना कभी अगर ये मूव करती हैं तब स्टैटिक फ्रिक्शन में आएंगी ये। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इज अ स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन एज द स्मॉलर फोर्स इज नाउ रिक्वायर्ड टू कीप अप द ऑब्जेक्ट मूविंग। एंड यहाँ पर आपने एक और पॉइंट नोटिस किया हो कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का फ्रिक्शन होता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, आपको बहुत कम फोर्स लगता है, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका सरफेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा एंड जो फोर्स आप लगा रहे हो अपने आप को मूव करने में, मोशन का, वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम से पता लग रहा है जैसे स्लाइड्स में जब आप झूलते हो या आइस स्लाइडिंग करते हो, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन टू सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर। ये भी डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये तो आप सब देखते ही हो। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमेशा कम होता है। देखो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, देन उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, देन उसके बाद स्लाइडिंग, अब रोलिंग है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही लेस होता है एज रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ये कम करता है। अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, विच इज़ द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन। होता क्या है,
फोर्स दैट अपोजेस द मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल ओवर्स द अनदर ऑब्जेक्ट। जब किसी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है दूसरे डायरेक्शन में उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जाते हो, ठीक है। एंड इसकी वजह से, जस्ट रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ये जो है दूसरे तरफ लगेगा एंड बहुत ही वीकेस्ट टाइप का होगा, ओके। देन फिर बॉल बियरिंग्स हो गया एंड स्केटबोर्ड हो गया। बॉल, अब कोई व्हील हो गई, ओके, आपने धक्का लगाया इस तरीके से व्हील पे, जब व्हील आगे गई, ठीक है, तो फ्रिक्शन रेजिस्ट रोलिंग। अब जैसे उसके पास उतना एरिया ही नहीं है कि यहाँ पर इतना सा ही टच में है, तो उसके पास उतना सरफेस एरिया ही नहीं है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा सके। तो इसीलिए जो होता है रोल वाली चीज़ों में, ठीक है, जब एक सरफेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट रोल करता है तो बहुत कम फ्रिक्शन लगता है, इसीलिए हम इसको वीकेस्ट टाइप का फ्रिक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे यहाँ पर बॉल बियरिंग्स एंड स्केटबोर्ड, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्केटबोर्ड इसका। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? फ्लूइड फ्रिक्शन नाम से ही पता लग रहा है फ्लूइड्स में कर होता है, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड और गैसेस दोनों है। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दैट अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अक्रॉस अ फ्लूइड। इसमें ये ज़रूरी है कि जो आपका सरफेस हो वो फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, गैस होना चाहिए या फिर लिक्विड होना चाहिए। जैसे शिप में जो आपका सरफेस होता है वो वाटर, कोई लिक्विड होता है, एंड उसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, तो जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। देन उसके बाद ये जो नाव चलती है, एंड अगर हम एयर का एग्जाम्पल ले तो जो एरोप्लेन हवा में उड़ता है, ओके, आपका एरोप्लेन इस तरफ खिंच जा रहा है लेकिन वहां पर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, हमने इसको एक नाम दे दिया है, जस्ट फ्रिक्शन, ओके। एंड ये जहां जहां पे होता है, अगर आप रोल को जैसे आप स्केटबोर्ड्स कर चला रहे हो तो उसमें रोल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए उसको हमने रोलिंग फ्रिक्शन बोल दिया। आइस स्लाइडिंग कर रहे हो, उसमें स्लाइड, दो चीज़ें, एक चीज़ तो स्लाइड कर ही नहीं है ना दूसरे के ऊपर, तो उसको हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल दिया। फिर इसमें वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, एयर इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने फ्लूइड जस्ट कैटेगराइज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एरोप्लेन मूव्स एट अ हाई स्पीड इट एक्सपीरियंस्ड एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकाव सा महसूस होना, ठीक है, जब कोई आपको रोकता है। तो जब आप साइकिल भी चलाते हो एक्चुअली, तो आपको ऐसे हवा आगे से आपको ऐसा लगता है रोक रही है हवा, ठीक है, तो वही चीज़ एरोप्लेन के साथ भी एक्सपीरियंस होती है। तो वो रोक नहीं रोती, जस्ट इट इज़ जस्ट जब हवा भी कम होगी, ठीक है, तो आपके ऊपर एक्सपीरियंस कम लगेगा। अगर हवा ज़्यादा होगी तो आपके ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे आप रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एक्चुअली, ओके। फ्लूइड फ्रिक्शन, अब जैसे वहां तो साइकिल एक और सरफेस के कांटेक्ट में, लेकिन एरोप्लेन यहाँ किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है सिवाय एरोप्लेन के, सिवाय सॉरी एयर के, ओके। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, उनकी स्पीड भी मायने रखती है। तो द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। शेप कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन तो आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, साइड से ऐसे मोटा हो एंड यहाँ पर टेपर्स हो दोनों एंड में, जैसे ये आपको यहाँ पर ये नाव दिख रही है, तो शेप पे डिपेंड करता है, तभी तो ये नाव चल पा रही है ना, एंड एरोप्लेन भी हवा में चल पा रहा है स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से। साइज भी मैटर करता है, नेचर ऑफ द फ्लूइड भी मैटर करता है। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है। एंड आप वो जो है क्वेश्चन आंसर्स भी देख सकते हो उस चैप्टर के, जितने भी चैप्टर्स हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ओके, आपके एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वेज टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या क्या तरीके हैं कि हम फ्लूइड फ्रिक्शन को थोड़ा कम कर सकें। द फ्रिक्शनल, अब यहाँ पर एक डिड यू नो है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रैग। ये आपको याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि हम ड्रैग किसको कहते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के ऊपर लगता है, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम ड्रैग्स कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग द सुटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कर सकते हैं एक तरीके का शेप देके, ठीक है, थोड़े वो अच्छे से मूव कर पाएंगी एंड उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा। आपने एक ऐसी शेप की, आपने एक स्क्वायर शेप का नाव बना दिया है एंड आपने उसको पानी में छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल होगा उस नाव के लिए पानी में जो है तैर पाना, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रीम लाइन बनाई है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर कम एक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसके जो आगे की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है ना, आगे की नोक तो है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ आपको भी इतना दिमाग में रखना है कि जो शेप है वो सुटेबल होनी चाहिए।
जैसे एन एरोप्लेन हैज़ अ स्पेशल शेप कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन शेप इन एयर, बोट्स, बर्ड, फिशेस, इन सबका एक स्ट्रीमलाइन शेप होता है। क्यों दिया गया है? ताकि उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे, आसानी से उड़ पाए। ओके, एंड अवॉइड अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी थोड़ी सी कम लगती है। इन मेनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बहुत सारी मशीन में आप बॉल बियरिंग्स यूज करके भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे वीकेस्ट टाइप का फ्रिक्शन होता है, तो बॉल बियरिंग्स वगैरह यूज करके, स्केटर्स में जैसे वो रोल आपने यूज किया, उन सब चीज़ों को यूज करके आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ हीट, हीट जनरेट करने के काम आता है। इट हेल्प्स इन स्टॉपिंग द बाईसाइकिल और एनी व्हीकल, आप ब्रेक सप्लाई करते हो ना तब। नेल्स कैन बी फिक्सड इन द वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन, जो कीले हैं वो भी दीवार पे आप फ्रिक्शन की वजह से ही लगा पाते हो। सब कुछ आप लिख पा रहे हो फ्रिक्शन की वजह से, आप जो है बोल पा रहे हो, सॉरी बोल नहीं, वॉक कर पा रहे हो फ्रिक्शन की वजह से। जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन विद अ पैराशूट, वो भी एक टाइप का ही फ्रिक्शन है। जब आप एरोप्लेन से जंप करते हो तो जो इतना बड़ा जो आप पैराशूट खोल के रखते हो, एयर उस पे जो है अपोजिट फोर्स लगा रही होती है, क्योंकि आप आप ग्राउंड में नीचे की तरफ जा रहे होते हो, एंड जो हवा है वो दूसरी तरफ जो है फोर्स लगा रही होती है। ओके, मैच स्टिक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेडर अगेंस्ट द वॉल, ये सब चीज़ें फ्रिक्शन की वजह से ही हो पा रही हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अ हीट, अभी आपने देखा फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि डैमेज कर सकता है बहुत सारी मशीन्स को, एंड कॉज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और जिसकी वजह से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकती है। फ्रिक्शन रिजल्ट इन द वियर एंड टीयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब वियर एंड टीयर जैसे कभी कभी क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो मूविंग पार्ट्स होते हैं जो मशीन के, अगर वो मूव कर गए तो उनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। ओके, द टायर्स ऑफ द कार, द सोल्स ऑफ द शूज, जो आपके शूज के सोल्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है क्यों आपके सोल्स ऑफ शूज इतने रब्ड दिखाई देते हैं जब आप उसको 3-4 महीने के बाद देखते हो तो। ठीक है, न्यू होते तब तो बहुत मस्त होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट किया गया है, फ्रिक्शन जो है रेजिस्ट किया है मोशन को। प्रोडक्शन ऑफ नॉइज इन द मशीन, नॉइज जो आती है वो भी फ्रिक्शन की वजह से। कंजम्पशन ऑफ मोर फ्यूल्स इन अ व्हीकल, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसमें। वेज टू रिड्यूस अ फ्रिक्शन, ये अभी हमने पढ़ा था, बट देख लेते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए क्या है। ठीक है, याद आपको 5 रखने हैं, ये काफ़ी होंगे। वेज टू रिड्यूस एंड एडवांटेजेस आप 5 याद रख लो, डिसएडवांटेजेस 5 याद कर रख लो, और बाकी टाइप्स। यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट यानी ऑयल या ग्रीस, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्मूथ चीज़ों पे फ्रिक्शन थोड़ा कम एक्ट करता है। ठीक है, तो आप जो सरफेस है उसको या ऑब्जेक्ट है उसको ऑयल कर लो, ग्रीस कर लो, पॉलिश कर लो। ठीक है, पॉलिश ऑन द सर्फेस ऑफ मशीन टू रिड्यूस अ फ्रिक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, एंड जब आप ये लुब्रिकेंट्स अप्लाई कर रहे होते हो ना मशीन पे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूब्रिकेशन। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स, ये हमने अभी पढ़ा था, जो फ्लूइड में होती है। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय, ये भी हमने पढ़ा था। स्प्रिंकलिंग पाउडर ऑन द ढोलक कैन रिड्यूस, पाउडर कर लेते हो तो वो सॉफ्ट बन जाता है आपका सरफेस, एंड फिर जब आप उस पर बजाते हो तो आपका हाथ भी बहुत ही स्मूथ हो जाता है। पॉलिशिंग द सर्फेस एलिमिनेट्स द इम्परफेक्शन एंड देयर बाय स्मूथ द सर्फेस। पॉलिशिंग से क्या होता क्या है, इससे क्या होता है, जो इम्परफेक्शन होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं, वो सारी हट जाती हैं, सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाता है। कहने का मतलब ये है। वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, अब मुझे इंक्रीज करना है, मुझे रिड्यूस नहीं करना है, तो मेक सरफेस रफर। अब मुझे अगर इंक्रीज करना है तो सरफेस को जितना हो सके उतना रफ बनाओ। द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट बी एनहांस, सिर्फ यही आप याद रख लो, मेक अ सरफेस रफर। बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास मैंने बताया कि जब आप एक ब्लॉक को मूव कर रहे होते हो तो वो सिर्फ मूव इसलिए नहीं कर पा रहे होते हो कि आपका सरफेस रफ है, सिर्फ इसलिए भी नहीं कर पा रहे होते हो कि उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो मास आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, द grooves on the sole of the shoes help to increase a friction and provide better grip to the ground। अगर आपने शूज़ के सोल्स जो है उसको इंक्रीज कर दिया, या उसको मतलब एकदम न्यू होते हैं, तो क्या होता है, बहुत ही बेटर ग्रिप मिलता है ग्राउंड को। ओके, अभी आपने देखा होगा आजकल तो वैसे शूज़ आने लगे जैसे फुटबॉल शूज़ होते हैं जिसमें ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सोल है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छी ग्रिप मिल पाती है ग्राउंड को। द ब्रेक शूज इन ऑटोमोबाइल्स आर यूज टू इंक्रीज, जो ब्रेक होते हैं वो। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है, बस आपको यही याद रखना है कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
स्प्रिंग बैलेंस एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि यूज्ड हम करते हैं फॉर मेजर द फोर्स मेजर करते हैं हम इससे एक्चुअली. इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल्ड स्प्रिंग होती है विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू इट. अब क्या होता है कि आपने क्या किया, एक ये आपके पास है वुडन ब्लॉक, इस ब्लॉक को यहाँ से इसका हैंगर भी दिया गया, आपने इस वुडन ब्लॉक को इस चीज़ पे टंगा दिया. तो जैसे ही आप टंगाओगे इसका जितना भी वेट होगा ये जो है उतना ही इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इसके अंदर से चेन सी निकलेगी, ये उतना इंक्रीज हो जाएगा. ये मार्क देख रहे हो, वो मार्क जहां पर भी जाके रुकेगा उतना ही इसका फोर्स होगा. स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग. ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है ना या इस पूरे ग्रेजुएटेड स्केल पे, तो इसी से आप जो है फिर मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, मैग्नीट्यूड यानी 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, कितना फोर्स है. फोर्स का आपने यूनिट तो पढ़ा ही होगा, न्यूटन होता है. सिंबल क्या होता है फोर्स का, एफ. ओके, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. ये नोट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.